जोहार, मैं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं जनमन की बात। दोस्तों, राजनीति में न कोई स्थायी सगा होता है न परमानेंट दुश्मन। अगर होता तो ये तस्वीरें आपको दिखाई न देती। सुनीता केजरीवाल को सोनिया गांधी सांत्वना दे रही हैं, कान में कुछ फुसफुसा रही हैं। सुनीता उन्हीं अरविंद केजरीवाल की पत्नी हैं जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार का विरोध करते करते सत्ता में आए थे। पूरा का पूरा अन्ना आंदोलन ही कांग्रेस के विरोध में था। एक समय दिल्ली की तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जेल भेजने की मांग करते थे। फिर अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने लगी और उनको जेल भेजने की मांग करने लगी। तमाम वीडियो आपको मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। आज अरविंद केजरीवाल जेल में हैं और भ्रष्टाचार के मामले में ही जेल गए हैं, तो सोनिया गांधी सुनीता केजरीवाल को सांत्वना दे रही हैं, उनके साथ मंच शेयर कर रही हैं। तो अब इस दोहरेपन को क्या कहेंगे? कल कल्पना सोरेन भी दिल्ली में थी। कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन भी जेल में हैं, उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। दोनों के पति मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी हैं और ईडी ने दोनों को गिरफ्तार किया है। कोर्ट के आदेश पर दोनों को जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है। ये दोनों महिलाएं कल इंडिया अलायंस की लोकतंत्र बचाओ महारैली में थीं। भाजपा और मोदी सरकार पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रही थीं। इनके पतियों ने तो कानून का सम्मान नहीं किया, कहते रहे कि संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है। ईडी के समन को रद्दी की टोकरी में डालते रहे। दोस्तों, समन भेजना लोकतांत्रिक और कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल ने इसे नज़रअंदाज किया। तो क्या कानूनी समन की अवहेलना करना, उसको रद्दी की टोकरी में फेंक देना लोकतांत्रिक था? और जब ये लोग गिरफ्तार हो गए और अदालत ने इनको जेल भेज दिया, तो कांग्रेस ने लोकतंत्र बचाने के नाम पर सुनीता केजरीवाल और कल्पना सोरेन को मंच पर खड़ा कर दिया। और इन दोनों के नाम पर अब विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है कांग्रेस, जिन लोगों ने लोकतंत्र और कानून का सम्मान नहीं किया। खैर, हेमंत सोरेन ने तो इतनी जिम्मेदारी दिखाई कि गिरफ्तार होने के पहले इस्तीफा दे दिया, लेकिन ईमानदारी का पुतला होने का दावा करने वाले केजरीवाल तो अभी भी जेल से सरकार चला रहे हैं। सत्ता और परिवार का मोह उन पर ऐसा छाया है कि पत्नी को अघोषित मुख्यमंत्री बनाकर सरकार चला रहे हैं। इनकी पार्टी में ऐसा कोई नेता लगता है कि नहीं है जो सीएम बन सके, इसलिए पत्नी को उन्होंने प्रॉक्सी सीएम बना दिया है। यही हाल झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। कल्पना सोरेन पार्टी और सरकार में किसी पद पर नहीं है, लेकिन वे भी आज की तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा की प्रॉक्सी सुप्रीमो हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से ज़्यादा पावरफुल हैं। नेशनल लेवल पर इंडिया अलायंस में चंपई सोरेन से ज़्यादा कल्पना सोरेन को तरजीह मिलती है। अब तक दोस्तों राबड़ी देवी ही उदाहरण थी, लेकिन वे तो बाकायदा मुख्यमंत्री बनी थी, बाद में निर्वाचित हुई। लेकिन सुनीता केजरीवाल जिस तरह से प्रॉक्सी सीएम का रोल निभा रही हैं, क्या सत्ता की भूख का, लालच का इससे बड़ा कोई उदाहरण हो सकता है? अब कांग्रेस सुनीता और कल्पना का चुनावी इस्तेमाल कर रही है, लेकिन हमें थोड़ा अतीत में भी जाना चाहिए। लालू यादव जिस 74 के छात्र आंदोलन की उपज हैं, वह आंदोलन भी कांग्रेस के इंदिरा गांधी के खिलाफ था। लालू जिस चारा घोटाले में जेल गए थे, तब तो केंद्र में उनकी अपनी सरकार थी, यानी जनता दल की सरकार। देवगौड़ा पीएम थे। 1997 में जब लालू पर सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की और उनको बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा, तब भी केंद्र में जनता दल की ही सरकार थी और इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री थे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन को कांग्रेस की सरकार रहते ही शशिनाथ झा हत्याकांड और चिरुडीह नरसंहार के मामलों में गिरफ्तार होना पड़ा, जेल जाना पड़ा। दो बार उनको कोयला मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। लेकिन न तो लालू की पार्टी राजद और न ही शिबू सोरेन के जेएमएम ने उनकी गिरफ्तारी को लोकतंत्र की हत्या बताया और न ही इसके खिलाफ कोई रैली की, कोई सभा की। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो नेता आज हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी पर छाती पीट रहे हैं, हाय तौबा मचा रहे हैं, उनसे मेरा एक ही सवाल है कि क्या उन्होंने शिबू सोरेन की गिरफ्तारी के वक्त कोई सभा, कोई रैली, कोई जुलूस निकाला था? आज इंडिया अलायंस के मंच से सुनीता केजरीवाल लोकतंत्र बचाने की दुहाई दे रही हैं।
जब एक राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए केजरीवाल उसी देश की केंद्रीय सत्ता के खिलाफ धरना पर बैठ गए थे, तो क्या वह लोकतांत्रिक था? यह भी उनको बताना चाहिए। जो लोग खुद एनार्किस्ट रहे हैं, जो लोग खुद अराजकतावादी रहे हैं, नियम कानून संवैधानिक प्रावधानों को रद्दी की टोकरी में डालते रहे हों, जो लोग समन को कूड़े में फेंक कर कानून और संविधान की धज्जियां उड़ाते रहे हों और योग्य लोगों को किनारे लगाकर पत्नियों के माध्यम से सरकार और पार्टी चला रहे हों, वैसे परिवारवादी और अराजकतावादी लोग लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। यह बात गले उतरती है क्या? यह बात सही है दोस्तों कि राज्य और केंद्र में जिसकी सरकार होती है वह एजेंसियों का फ़ायदा उठाता ही है, लेकिन जांच एजेंसियां भी उन्हीं लोगों को दबोच पाती हैं जिनके खिलाफ कुछ न कुछ प्रमाण एविडेंस होता है, कुछ न कुछ फिशी होता है। आज तक नीतीश कुमार के खिलाफ ईडी क्यों नहीं कुछ खोज पाई? क्या उसने तलाश नहीं किया होगा? क्या उसने कोशिश नहीं की होगी? क्यों नहीं मोदी के खिलाफ इतनी आग उगलने पर भी ममता बनर्जी के घर ईडी या सीबीआई की रेड हुई? अगर देश में इतनी ही तानाशाही है जैसा कि इंडिया अलायंस के नेता बताते हैं, तो आप रैली और सभाएं करना तो दूर, बोल भी कैसे पा रहे हैं? इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई थी तब तो यह हालत थी कि लोग घरों में भी फुसफुसा कर बातें करते थे। यहाँ तो रैलियाँ हो रही हैं, सभाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया सरकार की आलोचनाओं और यहाँ तक कि मोदी को गालियों तक से भरा पड़ा है। तो यह कैसी टुच्ची तानाशाही है? और क्या कांग्रेस ने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग नहीं किया? सीबीआई को सरकार का तोता कहा जाता है। इस शब्द का आविष्कार, इसका इजाद ही कांग्रेस के काल में हुआ था। आज कांग्रेस मोदी की सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का गठन ही 1956 में हुआ था? तब कांग्रेस की ही सरकार थी। जिस मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम 2002 यानी पीएमएलए के अंतर्गत ईडी को असीमित अधिकार दिए गए हैं। इस अधिनियम में साल 2005, साल 2009 और 2012 में संशोधन किया गया, तब भी इस देश में कांग्रेस की ही सरकार थी। आज कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता इन प्रावधानों को संविधान के खिलाफ बता रहे हैं, उसको सुधारने की मांग कर रहे हैं। तो भैया, बनाया क्यों था ऐसा कानून? दोस्तों, कानून की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती है और राजनीतिक लड़ाई जनता के बीच लड़ी जाती है। लेकिन आज जो कुछ हो रहा है वह ठीक उल्टा हो रहा है। लालू प्रसाद और शिबू सोरेन जैसे नेता अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन जैसे नेताओं से कहीं बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने कानूनी लड़ाई कोर्ट में लड़ी। शिबू सोरेन तो मुकदमों से बरी भी हो गए। लालू यादव अभी भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, कई मामलों में उनको सज़ा हुई है, लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि कानून का सम्मान नहीं करेंगे, जनता न्याय करेगी, अदालतें न्याय नहीं करेंगी। वे कानूनी तरीके से अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ते रहे और साथ ही जनता के बीच राजनीतिक लड़ाइयाँ भी लड़ी, क्योंकि लालू प्रसाद और शिबू सोरेन जैसे नेता सही मायनों में लोकतांत्रिक नेता हैं। वे लोकतंत्र की गरिमा को जानते और मानते हैं। दोस्तों, भाजपा पर लाख आरोप लगाएं, लेकिन क्या गुजरात दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी और अमित शाह को आरोपी बनाए जाने के बाद भाजपा ने एक सभा या एक रैली भी की थी कोर्ट के आदेश या सीबीआई के खिलाफ? मोदी ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई एसआईटी का सामना किया, कोई भाजपा ने इसका विरोध नहीं किया, कोई सभा रैली नहीं की। अमित शाह को सोहराबुद्दीन शेख इनकाउंटर मामले में जेल भी जाना पड़ा, उनको 2 साल के लिए गुजरात से तड़ीपार किया गया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी मोदी पर जांच या अमित शाह की गिरफ्तारी को अलोकतांत्रिक नहीं बताया, कभी मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ इस बात को लेकर रैली सभा नहीं की, कोई जुलूस आंदोलन नहीं किया। उन्होंने कोर्ट में राजनीतिक लड़ाई लड़ी, बरी हुए और राजनीतिक लड़ाई जो थी वो जनता के बीच लड़ी। लेकिन इंडिया अलायंस के नेताओं की बात को सुनकर दोस्तों ऐसा लगता है कि अगर वे हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं होंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाने के बदले हाई कोर्ट के बाहर ही जिंदाबाद मुर्दाबाद करने लगेंगे। ये लोग अलोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र बचाने निकले हैं। ये कोई नहीं पूछ रहा कि लोकतंत्र बचाओ रैली में सुनीता केजरीवाल किस हैसियत से भाषण दे रही थी। वह तो आम आदमी पार्टी या दिल्ली सरकार में कुछ नहीं है, कोई हैसियत नहीं है उनकी। तो सिर्फ क्या उन्होंने एक पत्नी की हैसियत से भाषण दिया? यही बात कल्पना सोरेन के साथ भी लागू होती है। दोस्तों, ये सच है कि भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है।
हर सरकार करती है, केंद्र में हो या राज्य में हो। बीजेपी थोड़ा ज़्यादा कर रही है। भाजपा के पास ऐसी वॉशिंग मशीन भी है जिसमें हर तरह का दाग धुल जाता है, लेकिन सिर्फ इस आरोप की आड़ में लोकतंत्र बचाने के नाम पर अराजकता फैलाने को, एनार्की फैलाने को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। आज इंडिया अलायंस कोर्ट के आदेश को जनता के बीच चुनौती दे रहा है, कह रहा है कि जनता फैसला करेगी। तो क्या इससे यह संदेश नहीं जा रहा कि ये लोग अदालतों के आदेशों को नहीं मानते? कौन दोषी है और कौन निर्दोष, क्या यह जनता तय करेगी? क्या जनता जीत दिला देगी चुनाव में? तो हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल निर्दोष साबित हो जाएंगे, अपने आप जेल से छूट जाएंगे? क्या कानून और कोर्ट के बदले भीड़ का न्याय चलेगा? और नेताओं की कौन कहे दोस्तों, बड़े बड़े वकील भी कोर्ट में दलील कम दे रहे हैं और सोशल मीडिया पर, बाहर मंचों पर भाषण ज़्यादा सुनाई दे रहे हैं उनके। और यही कारण है कि देश के ये बड़े कहे जाने वाले वकील भी हेमंत सोरेन और केजरीवाल जैसों को राहत नहीं दिला पा रहे। भारत में अदालतें, खास करके ऊंची अदालतें, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आज भी बहुत हद तक निष्पक्ष हैं। ऐसे में हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने, रिमांड देने और जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजने को कोर्ट में चुनौती देने, ऊपरी अदालतों में चुनौती देने के बदले जनता से न्याय मांगकर इंडिया अलायंस के नेता कहीं न कहीं ये संदेश दे रहे हैं कि उन्हें कानून पर और कोर्ट पर भरोसा नहीं है। यानी जिन लोगों ने खुद कानून और लोकतंत्र को ताखे पर रख दिया है, वही लोग अब लोकतंत्र बचाने निकले हैं। गजब हिपोक्रेसी है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।